तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जो सदिश होता है उनका योग किस प्रकार किया जाता है। तो सदिशों का योग इसके बारे में अपन बात करते हैं। सदिश कौन कौन से, मान लेते हैं आपके पास एक कोई सदिश है, ये है आपके पास ए वेक्टर। दूसरा कोई सदिश है, ये आपके पास है बी वेक्टर। दोनों का अपन को योग चाहिए। तो योग के लिए अपन सदिशों का योग करने के लिए एक रूल होता है त्रिभुज का योग नियम, ट्रायंगल योग नियम। तो वो त्रिभुज का योग नियम, ये जो त्रिभुज है का सदिश योग नियम, ये क्या कहता है अपन को, इसके सहायता से अपन क्या करते हैं, दो सदिशों का योग करते हैं। और ये अपन को ये कहता है कि यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की कर्मागत भुजाओं के रूप में व्यक्त हो, दो सदिश त्रिभुज की कर्मागत भुजाओं के रूप में व्यक्त हो, तो दो सदिश, एक तो सदिश आपके पास इस डायरेक्शन में है ए वेक्टर, दूसरा सदिश आपके पास इस डायरेक्शन में है बी वेक्टर। कर्मागत, उनकी दिशा एक ही साइड में होनी चाहिए, सिर्फ दो सदिशों की। दोबारा सुनो, त्रिभुज का योग नियम क्या कहता है कि कोई दो सदिश त्रिभुज की कर्मागत भुजाओं के रूप में व्यक्त हो, तो इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का योग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के रूप में व्यक्त होगा। लेकिन वो तीसरी भुजा विपरीत ओर होनी चाहिए, इन्हीं सदिशों की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। यानी एक सदिश की डायरेक्शन ये, दूसरी ये, तो इन दोनों का योग, ये तीसरी भुजा हो गई, और तीसरी भुजा इनके हिसाब से इनकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन इनकी डायरेक्शन त्रिभुज रूल ये कहता है कि इन दोनों के विपरीत साइड में होगी। तो विपरीत साइड में कौन सी हो गई, इस साइड में हो गई। और ये जो तीसरी भुजा है ये इन दोनों के योग को बताती है। क्या कहता है ट्रायंगल रूल, यदि किसी त्रिभुज की, यदि जो दो सदिश जिनको अपन योग करना चाह रहे हैं, यदि दो सदिश त्रिभुज की कर्मागत भुजाओं के रूप में व्यक्त हो, तो इन दोनों सदिशों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा को व्यक्त करता है, लेकिन तीसरी भुजा की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो दो सदिशों का योग अपन त्रिभुज के हिसाब से करते हैं, बार बार अपने काम आएगा। तो अपन ये बात ध्यान रखेंगे, दो सदिश एक ही साइड से आ रहा है, एक ही साइड से आ रहा है, तो ये तीसरा सदिश इस साइड से न होके इसके विपरीत होगा। फिर से दोबारा सुनो, एक सदिश इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ से, तो तीसरा इस डायरेक्शन में न जाके इनके विपरीत और इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये त्रिभुज का कौन सा रूल कहता है, सदिश का त्रिभुज नियम कहता है। अब एक दूसरा रूल हो रहा है सदिशों का योग के लिए, समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम का सदिश योग नियम, सदिश योग नियम। ये समांतर चतुर्भुज का जो सदिश योग नियम है, ये अपन को ये कहता है कि यदि कोई दो सदिश समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के रूप में व्यक्त हो, तो देखते हैं अपन, एक तो आपके पास ए वेक्टर, एक आपके पास है बी वेक्टर। तो देखते हैं अपन, ये आसन भुजा हो गई, ये आपके पास ए वेक्टर हो गया, ये आपके पास बी वेक्टर हो गया। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा ये आपके पास क्या होगी, ए वेक्टर, और यहाँ से निकलने वाली ये भुजा कौन सी होगी आपके पास, इसके सम्मुख भुजा ये बी वेक्टर। तो देखो क्या कहता है, यदि कोई दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा, जो यानी एक ही पॉइंट से निकले, आसन भुजाओं के रूप में व्यक्त हो, तो इन दोनों सदिशों का योग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वो क्या होगा, तो दोनों सदिशों का योग समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को प्रदर्शित करेगा, विकर्ण को। लेकिन विकर्ण की शर्त ये होनी चाहिए कि विकर्ण वहाँ से निकला हुआ होना चाहिए जहाँ से ये दोनों सदिश निकले हुए हैं, यानी दोनों सदिश और विकर्ण का आरंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, ये विकर्ण, तो ये विकर्ण, तो ये सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का योग नियम होता है।
क्या कहता है कि कोई दो सदिश समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को व्यक्त करे तो उन दोनों सदिशों का योग समांतर चतुर्भुज का विकर्ण के रूप में निरूपित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विकर्ण क्या होना चाहिए, जहाँ से दोनों सदिश निकले हैं वहीं से विकर्ण निकला हुआ होना चाहिए। तो ये विकर्ण नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ से सदिश से नहीं निकला है, यहाँ से निकला है, तो ये विकर्ण हो गया। अच्छा, ये तो बात हो गई सिर्फ दो सदिश की। अब बात करते हैं अपन कि दो से अधिक सदिश हो तो उनका योग कैसे किया जाता है। तो दो से अधिक सदिशों का योग के लिए अपन बात करते हैं बहुभुज के नियम की। वो क्या कहता है, बहुभुज का नियम, बहुभुज है उसका नियम। अपने पास ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये चार सदिश है, इनका अपन को योग करना है। तो इनका योग कौन से रूल से होगा, बहुभुज का नियम। और बहुभुज का नियम क्या होता है, त्रिभुज का नियम बार बार लगाते जाओ, वही क्या होता है बहुभुज का नियम। देखते हैं कैसे करते हैं। अपने पास एक सदिश है ए वेक्टर, दूसरा अपने पास है बी वेक्टर, तीसरा अपने पास सी वेक्टर, चौथा अपने पास डी वेक्टर। अपन को इनका योग चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, अपन को इनका योग चाहिए। तो देखते हैं अपन, ये यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये यहाँ त्रिभुज का रूल लग गया। त्रिभुज का रूल क्या कहता है, इसकी दिशा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो तीसरी भुजा की इस डायरेक्शन में ना होके इसके विपरीत होगी, और वो होगा क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ चुका है। अब सी और डी चाहिए अपन को। इसकी डायरेक्शन ये जा रही है, इसकी डायरेक्शन ये जा रही है, तो दो त्रिभुज का रूल यहाँ भी लग गया। इस डायरेक्शन जा रही है, इधर ये जा रही है, तो इधर ना कि इनकी डायरेक्शन ये होगी, और ये होगा क्या, ये प्लस ये सदिश। तो ये सदिश क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये इधर वाला क्या है, सी वेक्टर। अब अपन को डी वेक्टर हो चाहिए, तो देखो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसकी जो तीसरी भुजा होगी वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी, इसके विपरीत जाएगी, और विपरीत जाएगी तो ये प्लस ये। इसका योग क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और ये आपके पास में क्या आ गया, डी वेक्टर आ गया। तो ये रूल कहता है त्रिभुज का बहुभुज का नियम। तो ये तो हो गया सदिशों के योग की बात। अब मान लो अपन को सदिशों को घटाना पड़े, कि सदिशों का सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है सदिशों का। तो घटाते हैं तो अपन कैसे घटाते हैं, मान लो अपन को चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए। अपने पास तो योग है, घटाने का तो कोई रूल है ही नहीं। तो अपन एक काम करते हैं कि ए वेक्टर है उसमें अपन प्लस करते हैं माइनस का बी वेक्टर, और ए वेक्टर में अपन प्लस माइनस का बी वेक्टर किया, तो ये क्या बन गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बन गया। इसका प्रूफ करते हैं कैसे हुआ ये, देखो ध्यान से। दो सदिश अपने पास, एक तो है ए वेक्टर, यहीं से कोई दूसरा जा रहा है इधर, ये है बी वेक्टर। ये त्रिभुज का रूल लग गया, त्रिभुज का इस डायरेक्शन में ना आके इसके विपरीत डायरेक्शन में होती है, और वो होता क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अपन को तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए। तो क्या मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे उल्टी करते ही बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर जा रही है, तो इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दी, उल्टा करते ही ये क्या हो गया, माइनस का बी वेक्टर। अब देखो ध्यान से, यहाँ त्रिभुज का रूल लगाते हैं, इनकी डायरेक्शन इधर, इनकी इधर सही जा रही है, तो फिर इस तीसरी भुजा की किधर होगी, इधर ना होके इधर होगी, और वो होगा क्या, ए वेक्टर इन दोनों का योग होगा प्लस ये क्या आपके पास माइनस का बी वेक्टर। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, सदिशों का घटाने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो ये बात हो गई, घटाने की बात हो गई। अब नेक्स्ट बात अपन ये करेंगे, एक सदिश है उसका अदिश गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। तो यानी एक जो सदिश होता है उसको अदिश राशि से गुणा करते हैं। उस एक सदिश का अदिश से गुणा। अब अदिश अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, क्या होता है, संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल पार्ट। तो संख्यात्मक मान, तो देखो ध्यान से ही समझना अच्छे से। आपके पास एक सदिश है, ये ए वेक्टर, पूरा का पूरा ए वेक्टर है। मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए वेक्टर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब मैं ये सदिश लेता हूँ, इतना
यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये सदिश ले लिया, इसका नाम मैंने दे दिया बी वेक्टर। क्या दे दिया? बी वेक्टर। और ये बी वेक्टर है क्या आपके पास? इस ए वेक्टर का आधा। ए वेक्टर का क्या है? आधा है। तो देखो ध्यान से, अगर मान लो एक एग्जांपल और, ये सदिश लेता हूं मैं, इसको मैंने कह दिया ये 2a वेक्टर है, और इसको मैंने कितने पार्ट में कर दिया? 4 पार्ट में, 1 2 3 4। अच्छा, अब मुझे ये पार्ट लेना है इसका, तो ये पार्ट इसका क्या होगा? 2a वेक्टर है। देखो ध्यान से, a वेक्टर का आधा a वेक्टर, तो इसका आधा भी कितना हो गया? मान लो ये a वेक्टर का मैंने 4 पार्ट में कर दिया, ऐसे समझो, तो ये क्या हो गया सदिश? 1/4 a वेक्टर। a वेक्टर हो गया। तो जो देखो संख्यात्मक मान a वेक्टर से गुणा होता है, इसे ही अपन बोलते हैं अदिश से गुणा बोलते हैं। देखो यहाँ से इस संख्यात्मक मान 1/2 a वेक्टर से क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो इसे ही अपन क्या बोलते हैं? अदिश का सदिश से गुणा बोलते हैं। अच्छा, आगे एक बात और समझो, ध्यान से समझो एक बात और। ये आपके पास है बी वेक्टर, बी वेक्टर। अच्छा, मैंने इतना पार्ट लिया, एक डायरेक्शन दोनों की समान है, परिमाण थोड़ा सा भिन्न है, इसका नाम दे दिया मैंने ए वेक्टर। और ये ए वेक्टर है क्या? इस बी वेक्टर का आधा, बी वेक्टर का आधा। अच्छा, अब मैं इतना सा पार्ट ले लेता हूँ, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। ये ले, ये पार्ट ले लिया, इसकी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी। ये भी क्या है? ए वेक्टर है, लेकिन इसकी मैंने डायरेक्शन चेंज करी तो माइनस लगा दिया, 1/2 बी वेक्टर। अब देखो ध्यान से, ये सदिश कहाँ से लिया? इसी रेखा से तो लिया, और इसी रेखा से लिया है, तो ये सदिश, ये दोनों सदिश क्या हो गए? सरेख हो गए, एक ही रेखा पे हो गए। तो एक ही रेखा पे हो गए, तो ध्यान से एक बात देखो, दोनों से तुलना करके ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है? एक ही रेखा से लिए गए हैं, और एक ही रेखा से लिए गए हैं तो इन्हें अपन सरेख बोलते हैं। तो क्या देखो, मैं ए वेक्टर को ये, अच्छा ये तो मैंने ये आधा पार्ट लिया, अगर मैं इसका चौथा हिस्सा ले लेता तो 1/4 आ जाता, तीसरा हिस्सा ले लेता तो 1/3 आ जाता, दूसरा लिया तो 1/2, पांचवा हिस्सा लिया तो 1/5, डायरेक्शन चेंज कर देता तो माइनस का आ जाता। तो देखो ए और बी को देखकर मैं ये बात लिख सकता हूँ क्या? ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इनको मैं बता देता हूँ लेमडा, और ये बी वेक्टर। ये बात लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बात लिख सकता हूँ। तो ये कंडीशन किसकी हो गई? ये हो गई सरेख की, सरेख की। जब कोई दो सदिश सरेख हो, सरेखीय, जब कोई दो सदिश सरेख हो तो उनकी कंडीशन क्या हो गई? ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। अब जब भी कोई आपको ये पूछेगा कि एक तो सी वेक्टर है, एक डी वेक्टर है, ये दोनों सरेख हैं क्या? सरेख होंगे तो सी वेक्टर बराबर लेमडा डी वेक्टर, ये चीज़ आनी चाहिए, तभी ये दोनों क्या होंगे? सरेख होंगे। तो ये चीज़ नोट करोगे अच्छे से कि सरेख होने की कंडीशन क्या होती है? ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस लेमडा बी वेक्टर होती है। इसके बाद में अगर अपन बात करना चाहें, अब अपन इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं कि सदिश के घटक, यानी घटक के रूप में सदिश कैसा होता है। अभी तक अपन ने बात की थी, एक लाइन थी सीधे सीधे, उसको अपन ने सदिश समझा था, उस पर अपन ने डिस्कस किया था। अब बात करते हैं अगर सदिश है उसके घटक के रूप में क्या होता है, यानी कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है सदिश की। तो सदिश की कंपोनेंट फॉर्म के लिए आप समझो ध्यान से कि ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये आपके पास एक ही रही एक्स वाई, एक ही जेड, तो अपन इसको तीसरे को दिखा देते हैं। ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास वाई एक्स है, और ये तीसरी फॉर्म आपके पास क्या है? जेड एक्स है। 3 अक्ष है। अच्छा, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? P। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, इसको मान लेते हैं अपन, ये कितना है? 3 है, इसकी लंबाई कितनी है? 3। तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 1 2
और यहाँ तक 3। ये आगे एक्स एक्सिस लंबी एक्स एक्सिस है, लेकिन अपन यहाँ तक मानते हैं क्या है 3 है। ये वाई एक्स है। अच्छा, ये पॉइंट मान लेते हैं अपन 2 है, 1 और 2। आगे अपन इसको डैश डैश से दिखा देते हैं, ये एक्स एक्स। ये 4 मान लेते हैं, 1 2 3 4। आगे इसको अपन डैश डैश से दिखा देते हैं, ये डैश डैश से दिखा दिया। सुनो ध्यान से बात। तो पहले तो मुझे ये बताओ इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो गए। ये 3 है तो x का मान तो 3, x कितना है 2, तो x का मान कितना 2। ये y है, y का मान कितना है 3, z का मान कितना है 4। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए 2 3 4। अच्छा, पूरा 3 है। जब एक्सों का परिमाण कितना हो जाए 1 यूनिट, 1 इकाई हो जाए, यानी एकांक सदिश पूरा तो पूरा 3 है, और 3 को मैंने 1 2 3 1 यूनिट में डिवाइड कर दिया। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ध्यान से एक बात सुनोगे, इधर वाली भी 1, इधर वाली भी 1, ऊपर भी 1 1 में मैंने डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से एक बात सुनोगे कि एक्सों का परिमाण, जिस एक्सों का परिमाण 1 यूनिट हो, 1 इकाई हो, उसे अपन बोलते हैं आई केप। आई केप, आई केप। ये आई केप अपन को ये बता रहा है कि जो एक्स एक्स का परिमाण है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है 1। आई केप का परिमाण कितना होता है 1 यूनिट, और आई केप आपको बता रहा है एक्स एक्स की बात कर रहे हैं अपन। तो फिर वाई एक्स वाला क्या बताएगा, तो वाई एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला आपको बताएगा जे केप। जे केप यानी जिनका परिमाण कितना है 1, तो वाई एक्स वाला आपको बताएगा जे केप। और ये अपन को जेड वाला क्या बताएगा, फिर जेड वाला आपको बताएगा के केप। के केप का मतलब जेड एक्स पर इस यूनिट का परिमाण कितना है 1 यूनिट, 1 इकाई परिमाण है इसका। तो ये आपको कौन बता रहा है, के केप बता रहा है अपन को। अच्छा, तो ध्यान से एक बात सुनो, ये एक आई केप, ये 2 आई केप। जो पूरी अपन बात कर रहे हैं वो कितनी हो गई 2 आई केप। एक्स वाली कितनी होगी 2 आई केप। वाई वाली कितनी हो गई जे जे जे, कितनी जे केप 3 जे केप। जेड वाली कितनी हो गई 1 2 3 4, 4 के केप। तो देखो एक बात, जो एक्स का मान था 2 आई केप, आई केप बता रहा है आपको क्या एक्स वाली बात, जे केप आपको क्या बता रहा है वाई वाली, और के केप आपको क्या बता रहा है जेड वाली बात बता रहा है। तो एक बात सुनो यहाँ से, जब भी आई केप जे केप और के केप की बात होगी तो अपन को ये बात समझनी है कि उनका परिमाण कितना होता है 1 इकाई परिमाण होता है उसका। अच्छा, दूसरी बात अपन बात करते हैं, इनका परिमाण 1 इकाई हो गया तो अपन ये बात करते हैं यहाँ से, तो इस P पॉइंट का स्थिति सदिश क्या होगा। इस P पॉइंट का स्थिति सदिश, ये मूल बिंदु अपन पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है, मूल बिंदु से उसकी स्थिति। तो ये जो मूल बिंदु है इससे इसकी स्थिति, ये क्या हो गया OP वेक्टर। क्या हो गया OP वेक्टर। अब इस OP वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो OP वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाली बात से तो 2 आई केप प्लस वाई वाली बात से 3 जे केप, और इससे अपन बात करते हैं 4 के केप। अब एक बात और सुनो इम्पोर्टेंट, अगर इसके ये जो आपके पास 2 है, 2 की जगह 3 होता तो 3 आई केप, 4 होता तो 4 आई केप, 5 होता तो 5 आई केप। अगर ये x होता तो इसको अपन क्या बोल देते हैं एक्स आई केप। इसी तरह से ये 2 होता तो 2 जे केप, 3 होता तो 3 के केप, 4 होता तो 4 के केप। अगर ये y होता तो वाई जे केप, तो इसको अपन बोल देंगे वाई जे केप। इसी तरह जेड वाले को अपन बोलेंगे जेड के केप। तो यहाँ से एक बात समझो, अगर P का निर्देशांक x, y, z होता कोऑर्डिनेट, तो अपन OP वेक्टर को क्या बोलते एक्स आई केप, वाई जे केप और जेड के बोल देते हैं अपन इसको। तो अब आप कहोगे ये बात तो ठीक है सर, एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप हो गया,
लेकिन इसको प्लस में क्यों लिखा, ये बात समझ में नहीं आई। तो प्लस वाली अपन डिस्कस करते हैं कि ये प्लस में कैसे आया। तो प्लस वाले के लिए मैं दोबारा से इसको स्टार्ट करता हूँ। प्लस वाली अपन देखते हैं। तो देखो ध्यान से, ये तीनों अक्षेज है अपने पास, ये अपनी एक्स, ये वाई अक्ष और ये अपनी जेड अक्ष। इसको अपन बताते हैं ये क्या है, एक्स आई कैप। अभी बात किया 1 2 3 इस तरह से जो होता है उनको आई कैप मिलके क्या हो जाता है, एक्स आई कैप। और ये अपनी कौन सी है, वाई जे कैप। ये अपनी कौन सी है, जेड के कैप, एक्स है। यहाँ पर कोई पॉइंट पी है तो पी का निर्देशांक बताओ मुझे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब सुनो ध्यान से, ये एक्स आई कैप, ये मूल बिंदु ओ, वाई जे कैप को मैंने उठाया और यहाँ से लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया ये। तो ये एक्स अपनी कौन सी हो गई बताओ मुझे, इनकी डायरेक्शन तो ये हो गई और ये क्या हो गई, वाई जे कैप। इसकी डायरेक्शन ये, इनकी ये डायरेक्शन और इस अक्ष की ये डायरेक्शन, वाई जे कैप हो गई। तो देखो ध्यान से, त्रिभुज का रूल लग रहा है क्या यहाँ से, इधर इधर। तो देखो ये त्रिभुज का रूल नहीं लग रहा क्या यहाँ पर। और ये जो तीसरी भुजा हो गई त्रिभुज की, ये इनके विपरीत क्रम में जाएगी। इनका विपरीत क्रम इधर नहीं जाके इधर आ रहा है, और वो होगा क्या, इन दोनों का योग। मान लेते हैं ये कोई एम पॉइंट है, तो ये ओ एम वेक्टर क्या होगा आपके पास, ओ एम वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब दूसरी बात और सुनो, ये जेड के कैप है, इसको मैंने उठाया और यहाँ रखा इस तरह से। तो ये आपके पास क्या वैल्यू है, जेड के कैप। ये कोई पॉइंट पी है। तो देखो ध्यान से, फिर त्रिभुज का रूल लग रहा है क्या, ओ एम प्लस एम पी लग रहा है। तो फिर त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी हो गई, ये ओ पी वेक्टर। तो त्रिभुज की ये ओ पी वेक्टर क्या हो गई, ये, और ये क्या आपके पास, ये रही वैल्यू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस ये और प्लस ये कौन सी, एम पी क्या है, जेड के कैप। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास ओ पी वेक्टर। ओ पी वेक्टर क्या हो गया आपके पास, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। इस ओ पी वेक्टर को अपन आर वेक्टर भी पढ़ते हैं, आर वेक्टर। ये आर वेक्टर ही क्या होता है, ओ पी वेक्टर। तो ओ पी वेक्टर क्या हो गया, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब सुनो, इसकी दृष्टि से अपन बात करते हैं, किसी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट -1 2 3 हो तो उस पॉइंट P का स्थिति सदिश बताओ मुझे। तो सीधे ही अपन बात करेंगे उस पॉइंट P का स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की बात करेंगे। तो ये इस तरह से आपके पास वैल्यू क्या आ गई। अब अपन बात करते हैं, अगर बाई चांस में इसका परिमाण आ जाए, और इसके जो परिमाण आने की बात करते हैं, अब ये जो आर वेक्टर है इसका अपन परिमाण की बात करते हैं। तो आर वेक्टर है, इसका परिमाण कैसे निकलता है, इसके परिमाण को अपन लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर का क्या होगा, परिमाण, और इसका परिमाण निकलता है रूट के अंदर आई कैप है उसका स्क्वायर, आई कैप है यानी उसके गुणांक का स्क्वायर। यानी ध्यान से बात सुनो एक बात, कि ये जो आपके पास आर वेक्टर आया है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, अगर मैं इसके परिमाण की बात करता हूँ तो रूट में आई कैप का गुणांक है उसका स्क्वायर, जे कैप का गुणांक है उसका स्क्वायर, के कैप का गुणांक है उसका स्क्वायर। तो इनकी अपन बात करेंगे, जब भी इनका मैग्नीट्यूड निकालना हो, परिमाण निकालना हो, तो रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की बात करते हैं। एक्स क्या है आपके पास, आई कैप का गुणांक, वाई क्या है, जे कैप का गुणांक, जेड क्या है आपके पास, के कैप का गुणांक हो गया। तो अब एक बात यहाँ से ध्यान से एक बात सुनोगे कि इस जो स्थिति सदिश निकला आर वेक्टर, इसमें एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं। तो इसमें एक्स वाई जेड की अपन बात करते हैं। तो ध्यान से इम्पोर्टेंट बात सुनोगे कि जो आर वेक्टर है एक्स आई कैप
वाई जे कैप और जेड के कैप। यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं अदिश घटक, अदिश घटक या समकोणिक घटक। दोनों में से क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, समकोणिक घटक। तो फिर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड कैप के कैप को क्या बोलते हैं, तो सुनो बात ध्यान से, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप इसको अपन बोलते हैं सदिश घटक। अब एक क्वेश्चन है आपके पास में, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसमें अदिश घटक कौन सा हो गया, तो यहाँ पर अदिश घटक आई कैप का गुणांक कितना है 3 -4 और 5, ये तो अदिश घटक। और सदिश घटक कौन सा हो गया 3i कैप माइनस 4j कैप, अब कोमा लगानी है 5k कैप, ये आपके पास में क्या हो गया सदिश घटक हो गया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश क्या होता है। तो दो आपके पास कोई बिंदु होंगे P1 और P2, उनको जब जॉइंट करते हैं तो वो सदिश क्या होगा, उसके लिए अपन देखते हैं। ये अपनी एक्स अक्ष, ये अपनी वाई अक्ष और ये अपनी जेड अक्ष। आपके पास दो पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट और ये दूसरा, एक तो P1 है दूसरा P2 है। तो इनको जो ज्वाइन करने वाला सदिश हो गया P1 P2 वेक्टर, इसकी अपन बात करते हैं। P1 और P2 वेक्टर ये क्या होगा, तो ये मूल बिंदु है, तो यहाँ से इसका P1 का स्थिति सदिश क्या हो गया OP1 वेक्टर। अच्छा, P2 का स्थिति सदिश क्या हो गया OP2 वेक्टर, ये इसका क्या होगा स्थिति सदिश। अपन को चाहिए P1 P2 वेक्टर। देखो ट्राइंगल रूल लग रहा है क्या, त्रिभुज रूल लग रहा है क्या, ये सदिश इधर ये सदिश इधर, तो इन दोनों का योग ये होगा। तो देखो त्रिभुज का ट्राइंगल रूल क्या कहता है, ट्राइंगल रूल अपने पास क्या कह रहा है OP1 वेक्टर, OP1 वेक्टर P1 P2 वेक्टर, P1 P2 वेक्टर दोनों किसके बराबर होंगे OP2 वेक्टर को। अपन को जरूरत किसकी है P1 P2 की, इसको रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो P1 P2 वेक्टर OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। देखो ध्यान से, OP2 वेक्टर को क्या बोलते हैं अपन P2 का स्थिति सदिश, P1 को क्या बोलते हैं OP1 को क्या बोलते हैं P1 का स्थिति सदिश। तो यहाँ से एक बात निकल के आ गई अपने पास कि P1 P2 वेक्टर क्या होता है, पहले क्या होता है P2 का स्थिति सदिश, P2 है उसका स्थिति सदिश, माइनस P1 वाला क्या होता है P1 का स्थिति सदिश, P1 है उसका स्थिति सदिश। तो देखो ध्यान से, एक बात सुनो ध्यान से, जब भी P1 P2 वेक्टर की बात करेंगे तो P2 का स्थिति सदिश माइनस P1 का स्थिति सदिश। अगर अपन बात करते हैं यहाँ से AB वेक्टर की, तो AB वेक्टर क्या होगा आपके पास B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। अगर अपन बात करते हैं CD वेक्टर की, तो CD वेक्टर क्या होगा अपने पास D का स्थिति सदिश माइनस C का स्थिति सदिश। तो ध्यान से यही बात, P1 P2 वेक्टर क्या होगा P2 का स्थिति सदिश माइनस P1 का स्थिति सदिश। अब बात सुनो, मान लो P1 के निर्देशांक x1 y1 और z1 होते, P2 के निर्देशांक x2 y2 और z2 होता। तो ध्यान से मुझे बताओ P1 का स्थिति सदिश क्या होता, P1 का स्थिति सदिश xi कैप yj कैप zk कैप होता। P2 का स्थिति सदिश क्या होता x2i कैप y2j कैप z2k कैप। ये बात अपन यहाँ लिखते हैं। तो P1 P2 वेक्टर, P2 का स्थिति सदिश क्या हो गया x2i कैप y2j कैप z2k कैप, माइनस P1 का स्थिति सदिश x1i कैप y1j कैप z1k कैप। माइनस करके लिखते हैं अपन P1 P2 वेक्टर,
आई वाले में से आई वाले घटाते हैं, x2 i कैप माइनस x1 i कैप, y2 j कैप में से ये माइनस हो गया तो माइनस y1 j कैप, ये z2 k कैप माइनस z1 k कैप, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, क्या निकलता है, i कैप कॉमन आ रहा है यहाँ से, x2 माइनस x1 i कैप, इधर से y2 माइनस y1 j कैप, और इधर से z2 माइनस z1 k कैप। ये आपके पास में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ध्यान से एक बात सुनो, ये आपके पास दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्थिति सदिश आ गया, एक के x1 एक के x2, तो स्थिति सदिश क्या हो गया, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप हो गया। ये आपके पास क्या निकल के आ जाता है, आपके पास स्थिति सदिश के रूप में निकल के आ जाता है। तो ये बात आप नोट करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं खंड सूत्र। खंड सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जैसे आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो कि कोई एक रेखाखंड है पी क्यू, इसको कोई बिंदु आर एम अनुपात एन में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक, यानी एक तो अंतःविभाजन होता है, अंतःविभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, इंटरनली डिवाइड और एक्सटर्नली डिवाइड। तो उस टाइप की अपन बात करेंगे वेक्टर में, सदिश के अंदर। उसमें क्या होता है कि देखो ध्यान से कि अपने पास दो बिंदु है, एक बिंदु P, एक बिंदु Q। अच्छा, इस PQ को कोई बिंदु R ये m/n में डिवाइड करता है, m अनुपात n में क्या कर रहा है, ये विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब ये है, इस R की बिंदु P से जो दूरी है वो कितनी है, m, और R से बिंदु Q की दूरी कितनी है, n। अच्छा, यहाँ पर कोई मूल बिंदु है, मूल बिंदु O, तो मूल बिंदु O होता है, उससे P का स्थिति सदिश ये OP वेक्टर, जिसको अपन मान लेते हैं A वेक्टर। Q का स्थिति सदिश मूल बिंदु से होता है, ये अपन मान लेते हैं B वेक्टर। अच्छा, और अपन को ज्ञात क्या करना है, R का स्थिति सदिश OR वेक्टर, तो ये OR वेक्टर अपन मान लेते हैं स्मॉल r वेक्टर। अच्छा, तो अपन को ज्ञात क्या करना है, ध्यान से समझना बात को। अपन को ज्ञात करना है R का स्थिति सदिश, R है उसका स्थिति सदिश। R का स्थिति सदिश क्या होता है, OR वेक्टर, जिसी को तो अपन R वेक्टर बोलते हैं। अपन को इससे मतलब है, R वेक्टर से मतलब है। तो ध्यान से एक बात सुनोगे, OR। अच्छा, अब बात करते हैं अपन, ये दो टाइप में विभाजित करता है। एक तो जब अंत विभाजित करे, अंत विभाजित के लिए अपन ये बात लिखेंगे PR बट्टा RQ, PR बट्टा RQ। PR की वैल्यू m और RQ की वैल्यू n, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो NPR और MRQ। वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे NPR वेक्टर, MRQ वेक्टर। n और m कोई संख्या है, इसलिए इस पर वेक्टर नहीं लगा। अच्छा, तो ध्यान से सुनोगे, ये वैल्यू क्या हो गई, n। PR वेक्टर क्या होता है, R का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। तो ध्यान से सुनोगे, अभी अपन ने बात करके गए थोड़ी देर पहले, AB वेक्टर क्या होता है, B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। इसी तरह से PR वेक्टर क्या हो गया, R का स्थिति सदिश, R है उसका स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश बराबर M। ये RQ वेक्टर क्या होगा, Q का स्थिति सदिश माइनस R का स्थिति सदिश, Q का स्थिति सदिश माइनस R का स्थिति सदिश, R का स्थिति सदिश। देखते हैं, रखते हैं वैल्यू n। R का स्थिति सदिश क्या है, R का स्थिति सदिश OR वेक्टर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, R वेक्टर, तो n स्मॉल r वेक्टर माइनस P का स्थिति सदिश A वेक्टर,
ए वेक्टर बराबर एम क्यू का स्थिति सदिश बी वेक्टर माइनस आर का स्थिति सदिश आर वेक्टर गुणा कर लेते हैं एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर को एक जगह कर लो एन आर वेक्टर माइनस वाला इधर आया प्लस का बन गया एम आर वेक्टर इसको इधर लेके जाओ एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर आर वेक्टर कॉमन ले लो यहाँ से एम प्लस एन ये एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर ये स्टेप आगे लिख रहा हूँ आर वेक्टर को ओपन की जरूरत है तो आर वेक्टर इधर से एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन अपॉन वाला कौन सा है ये एम प्लस एन तो ये अपने पास इस आर का क्या होगा स्थिति सदिश जब भी अपन को डायरेक्ट इस टाइप का कोई क्वेश्चन देगा तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन ये फॉर्मूला अपन ध्यान में रखेंगे तो ये अपन को ये पता होना चाहिए अपन डायग्राम बनाएंगे डायग्राम से क्वेश्चन सरल करते हैं तो बहुत आसानी होती है कोई भी क्वेश्चन अपन को आसानी से देखेंगे अपन डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में अपन ये देखेंगे कि ए वेक्टर कौन सा है बी वेक्टर कौन सा है एम और एन का मान क्या है आर वेक्टर कौन सा है इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे अपन निकालेंगे यह तो बात हो गई अंत विभाजन की अब बात करते हैं अगर ये बाह्य विभाजन करे तब क्या होता है तो बाह्य विभाजन के लिए भी अपन देखते हैं नोट कर लीजिए तो बाह्य विभाजन में किस तरह से करता है ध्यान से बात समझेंगे अपन ये कोई बिंदु है P ये कोई बिंदु है Q अब कोई बिंदु R इसको बाह्य विभाजन कर रहा है मतलब इस रेखा पर ही कोई बाहर की तरफ यहाँ पर कोई बिंदु है R और वो किस रेशियो में किस अनुपात में कर रहा है M अनुपात N में वो क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है तो M वैल्यू कौन सी होगी ध्यान से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो वैल्यू हो गई m और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू क्या हो गई m अच्छा वही बात अपन करते हैं ये कोई मूल बिंदु है O मूल बिंदु और P का स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं तो मूल बिंदु से ज्ञात करते हैं ये अपने पास है A वेक्टर Q का स्थिति सदिश भी मूल बिंदु से ये अपने पास है B वेक्टर अपन को चाहिए R का स्थिति सदिश जो विभाजित करता है उसका अपन को मतलब है R वेक्टर से तो आर वेक्टर से अपन विभाजित करते हैं वही फॉर्मूला अपने पास पी आर बट्टा क्यू आर पी आर की वैल्यू एम क्यू आर की वैल्यू एन वज्र गुणा किया एन पी आर एम क्यू आर वेक्टर लगा दिया एन पी आर वेक्टर एम क्यू आर वेक्टर एन आर का स्थिति सदिश माइनस पी का स्थिति सदिश बराबर एम आर का स्थिति सदिश माइनस क्यू का स्थिति सदिश एन आर का स्थिति सदिश तो स्मॉल आर वेक्टर पी का स्थिति सदिश ए वेक्टर एम आर का स्थिति सदिश स्मॉल आर वेक्टर माइनस क्यू का स्थिति सदिश क्या होगा बी वेक्टर तो एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर एम आर वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर अच्छा आर वेक्टर को एक तरफ करो ये माइनस बी या इसको इधर लेके जाओ या इसको इधर लेके आ जाओ एक ही बात है तो अपन एक काम करते हैं इस एम बी को इधर लेके आ जाते हैं तो एम बी वेक्टर ये माइनस का एन ए वेक्टर है ये इधर एम आर वेक्टर पड़ा इस वाले को आर वेक्टर वाले को इधर लेके जाएंगे तो माइनस एन आर वेक्टर ये एम बी वेक्टर है आपके पास एन ए वेक्टर यहाँ से एम वेक्टर माइनस आर वेक्टर कॉमन निकालिए यहाँ से तो m माइनस एन आर वेक्टर कॉमन ये अब इसके डिवाइडर भेज देते हैं तो एम बी वेक्टर
माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, ये किसके बराबर होगा, आर वेक्टर की। तो ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है बाह्य विभाजन के लिए और अंतः विभाजन के लिए। अभी अपन याद करके आए हैं अंतः विभाजन के लिए आर वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर एम प्लस बी। तो दोनों में अपन को खास चीज़ ध्यान क्या रखने वाली चीज़ है, ध्यान ये रखने वाली बात है कि अपन ए वेक्टर कौन सा होता है, बी वेक्टर कौन सा होता है, एम और एन क्या चीज़ होती है। तो ये अपन इस फॉर्मूले के अनुसार डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से अपन इसको क्वेश्चन को सरल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।